जी हां, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को लिखित में देना पड़ा करीब 1 करोड़ वोट का रिकॉर्ड गायब। सबूत देकर के सुप्रीम कोर्ट हिल गया। पहली बार बेईमानी का लिखित में सबूत। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि पहली बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को लिखित में देना पड़ा और पहली बार यह स्थिति सामने आई कि साहब जिस बात का जिक्र राहुल गांधी बार बार कर रहे थे, क्या वो बात सच है? क्या वाकई 1 करोड़ वोटों की चोरी हुई? आखिर 72 लाख वोटों के रिकॉर्ड गायब होने की बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्यों मांगी? कैसे मान लिया राजीव कुमार ने कि साहब 76 लाख वोटों का कोई रिकॉर्ड नहीं है? आखिर आरटीआई के जरिए से जिस शख्स ने आरटीआई दाखिल किया उस पर जवाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, चुनाव आयोग ने क्यों नहीं दिया कि साहब जो सवाल किया गया उसका जवाब वोटों के रिकॉर्ड के तौर पर दिया जाए? मगर लिखित में यह क्यों दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से कि साहब 76 लाख वोटों का रिकॉर्ड हमारे पास है ही नहीं है, गायब हो चुके हैं? दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयोग, वोटों की चोरी, विपक्षी गठबंधन के नेताओं की तरफ से लगाए गए आरोपों से जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। दोस्तों, हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद में सुप्रीम कोर्ट से लेकर के, चुनाव आयोग से लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं जिस तरीके से वोट चोरी का मामला हर जगह वाइब्रेंट तरीके से उठा और रखा गया और जिस तरीके से सवाल उठाए गए कि साहब वोटों की चोरी हुई है, वोट चोरी किए गए हैं। राहुल गांधी ने बार बार कहा कि साहब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में अगर देखा जाए करीब 1 करोड़ वोटर्स, ज्यादा वोटर्स ने वोट किया है विधानसभा में, जबकि लोकसभा में करीब 1 करोड़ वोटर ने कम वोट किया था और जहां पर लोकसभा में इंडिया गठबंधन को भारी जीत मिली थी। अचानक कुछ महीनों में ये 1 करोड़ वोट बढ़ कैसे गए? अचानक 7 से 8% देर शाम मतदान के बाद में अचानक चुनाव आयोग ने कैसे वोट प्रतिशत को बढ़ा दिया? ये ऐसे सवाल थे जिसको लेकर के बुद्धिजीवियों से लेकर के गली चौक चौराहों, चाय की दुकानों पर, आम आदमी से लेकर के राजनीतिक पार्टियों से लेकर के विपक्षी पार्टियां तो इस पर झंडा बुलंद किए हुई थी। सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला गया था। मगर दोस्तों, हमेशा चुनाव आयोग ये कहता रहा कि साहब ये आरोप निराधार हैं, सारे डेटा मौजूद हैं, आप जाकर के चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देख लीजिए। मगर दोस्तों, चुनाव आयोग की पोल खुली कैसे? राजीव कुमार पकड़े कैसे गए? राजीव कुमार ने आखिर लिखित में क्या कुछ दिया, आपको बताते हैं। राजीव कुमार ने लिखित में दिया कि साहब 76 लाख वोटरों का रिकॉर्ड हमारे पास में है ही नहीं है। क्या था यह पूरा का पूरा मामला? दोस्तों, एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं वेंकटेश नायर या वेंकटेश नायक करके, मैं नाम मिस कर रहा हूं उनका। आरटीआई एक्टिविस्ट वेंकटेश ने आरटीआई दाखिल की कि साहब 5 बजे तक के, 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक का जो मतदान हुआ है और जितने मतदाता रहे हैं उसका रिकॉर्ड हमें चाहिए। और 76 लाख वोट ऐसे महाराष्ट्र में पूरे मिलाकर के देखे गए कि साहब इसका रिकॉर्ड चाहिए। आरटीआई दाखिल करने के बाद में काफी दिनों के बाद में चुनाव आयोग की तरफ से उस पर जवाब दिया गया, राजीव कुमार के आयोग की तरफ से, कि साहब इसका रिकॉर्ड तो गायब है, हमारे पास है ही नहीं रिकॉर्ड। पहली बार लिखित में ऐसा जवाब राजीव कुमार की तरफ से आया, चुनाव आयोग की तरफ से आया। जबकि नियम क्या कहता है दोस्तों? नियम यह है कि सभी इलेक्टोरल ऑफिसर को हर मतदान केंद्र पर एक हैंडबुक दी जाती है जिसमें आप देखते होंगे कि 7 बजे या 8 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है तो 9 बजे तक पहला मतदान का प्रतिशत आ जाता है, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का दूसरा मतदान का प्रतिशत आता है, 11 से 3 और 3 से 5, 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक मतदान का प्रतिशत जो आता है, कई बार 6 बजे जो बताते हैं आंकड़ा चुनाव आयोग के ऑफिसर्स, बाद में देर रात या अगले दिन उस आंकड़े में काफी हद तक बढ़ोतरी कर दी जाती है। अक्सर यही देखने को मिला और आरोप ही लगा कि महाराष्ट्र में 8% बढ़ोतरी कर दी गई, जिसको लेकर के राहुल गांधी ये कहते आए कि सर 1 करोड़ वोटों का इजाफा
इस विधानसभा के चुनाव में देखने को मिला। दोस्तों, क्यों आखिर चुनाव आयोग ने कहा कि उनके पास में आंकड़ा नहीं? क्या यही वो चोरी का बिंदु था? क्या यहीं पर चुनाव आयोग ने गड़बड़ किया था? क्या उन्हीं रिकॉर्ड के आधार पर चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी जाती? और लिखित में चुनाव आयोग ने दे दिया कि साहब 76 लाख वोटों का आंकड़ा हमारे पास सही नहीं। ये डेटा गायब क्यों किए गए? इस डेटा के गायब होने के पीछे की मंशा क्या है? कौन सी चोरी छिपाई जानी थी? कौन सी स्थिति को जनता के सामने नहीं आने दिया जाना था दोस्तों? क्योंकि आरटीआई के जरिए आपको तो जवाब देना ही पड़ता है। आंकड़े का जवाब नहीं दिया, कहा यह गया कि साहब वो इरेज है, डिलीट है, और लिखित में हमारे पास उनका कोई आंकड़ा नहीं। नियम जो मैं बता रहा था कि गाइडलाइंस हैं, हैंडबुक सबको दिए जाते हैं कि हर 7 से 9, 9 से 11, 11 से 3, 3 से 5 बजे तक का सारा कितना मतदान हुआ, कितना प्रतिशत हुआ, इसमें सब कुछ सब भरा जाए। अब दोस्तों, जो 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक, 5 बजे वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो जाती है। कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में अलग अलग जगहों पर आप देखते हैं कि कुछ जगहों पर वो थोड़ा सा आगे पीछे टाइम होता है, लेकिन 5 बजे तक अगर कोई शख्स लाइन में लग गया है, वो एक आदमी भी हो सकता है, 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। जितने लोग भी 5 बजे तक लाइन में लगे हैं, उन सबका वोट डलवाया जाएगा, चाहे रात के 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जितना भी वक्त उसमें लगे। 5 बजे तक जो परिसर में आ गए, लाइन में खड़े हो गए मतदान डालने के लिए, सबको वोट डलवाया जाता है। उसके बाद में गेट बंद कर दिया जाता है ताकि बाहर से कोई ना आए, या गेट ना भी बंद किया जाए। लेकिन उसका एक तरीका है। तरीका यह है कि 5 बजते ही जितने लोग बचे हुए हैं, उन सबको एक पर्ची दी जाती है वहां पर परिसर के अंदर, ताकि 5 बजे के बाद जो भी शख्स आएगा उनका वोट नहीं डलवाया जाएगा, और कितने लोग 5 बजे के बाद आए हैं उन सबको वोट डलवाया जाएगा, रात के कितने बज जाए। और जो पर्ची दी जाती है, पर्ची शुरू से जो आगे लाइन में खड़े हैं उनसे नहीं, लाइन में जो आखिर में खड़े हुए वहां से देने शुरू की जाती है। आखिर में खड़े हुए शख्स को 1 नंबर की पर्ची दी जाती है। यह नियम है, ताकि अगर आखिर में व्यक्ति के पीछे आकर के बाद में कोई शख्स आकर खड़ा हो 5 बजे तक का, तो उसको वोट डालने का हक ना मिले, और कोई एक पार्टी विशेष अपने लोगों को भेज करके 5 बजे के बाद भी वोट ना डलवा सके। वही लोग वोट डालें जो 5 बजे तक लाइन में खड़े हो गए। अब आखिरी शख्स को 1 नंबर, 2 नंबर, आगे आगे आते आते फ्रंट तक में वैसा नंबर दिया जाता है, और इसकी गणना होती है। दोस्तों, सवाल यह है कि 5 बजे तक अगर हर पोलिंग स्टेशन पर 5:10 तक काउंटिंग कर ली गई कि कितने लोग खड़े हुए हैं, और अगले 10 मिनट में सबको पर्ची बांट दी गई, यानी 5:20 तक तो ये आंकड़ा आ ही जाता है पोलिंग ऑफिसर्स के पास में कि कितने लोग बचे हुए वोट करने के लिए। और 3 बजे से या 1 बजे से 3 बजे तक का आंकड़ा तो है ही है पोलिंग ऑफिसर्स के पास में। वो मतदान प्रतिशत तो बाहर आ ही चुका है। इलेक्शन कमीशन से लेकर के, चुनाव आयुक्त से लेकर के सीनियर अधिकारी जो ऑफिसर्स हैं, इलेक्टोरल ऑफिसर और मतदान केंद्र पर जो बैठे हैं। तो दोस्तों, नियम और उस हैंडबुक और गाइडलाइन के अनुसार अगर 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में 5:20 तक उनकी काउंटिंग करके जितने भी लोग हों, 100 लोग हों, 1000 लोग हों, जितने भी लोग हों, उनको पर्ची दे दी गई 5:20 पर, तो 5:30 बजे तक उसको काउंट करके आंकड़ा तो आ गया इलेक्टोरल ऑफिसर के पास में कि साहब इतने लोग मतदान करने के लिए बचे हैं, और यही लोग मतदान करेंगे। बल्कि ये तो पहले ही आ गया। दूसरे जो टाइम शेड्यूल है 1 से 3, 11 से 1, उसमें तो अंत तक मतदान होने के बाद आता है। इसमें तो पहले आ गया, मतदान खत्म होने से पहले कि साहब इतने लोग हैं, और 6 बजे तक तो इसका एग्जैक्ट डेटा इलेक्टोरल ऑफिसर को और चुनाव आयोग को मिल जाता है, दे देना चाहिए। मगर दोस्तों, खेल यहीं पर हुआ और उसी आंकड़े को मांगा गया। महाराष्ट्र में यही हुआ, आरोप लगा कि साहब वहां पर देर शाम के बाद में, देर रात में उस आंकड़े को बढ़ा दिया गया। तो क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और दूसरे नेता जो आरोप लगाते आ रहे हैं वो सही है कि साहब चुनाव आयोग ने वोटों में, मतदान में धांधली करवाई है? चुनाव आयोग के जरिए से, उनके ऑफिसर्स के जरिए से वो धांधली हुई है, क्योंकि जितने लोग थे मतदान प्रतिशत उनके मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ाया गया जितनी वोटों की हेराफेरी हुई। 76 लाख वोट ऐसे आए, 76 लाख वोटों को लेकर के संदेह जताया गया।
और उसी 3 बजे से लेकर 5 बजे तक के आंकड़े को तमाम पोलिंग स्टेशन के महाराष्ट्र के जब मांगे गए आरटीआई के जरिए, तो चुनाव आयोग क्या कहता है कि साहब वो डेटा हमारे पास नहीं है। लिखित में चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया गया, नियम है वो डेटा सहेज करके रखना है, उस डेटा को वेबसाइट पर डाला जाना है, वो हैंडबुक में है। मगर खेल ये हो गया दोस्तों, और ऐसे में पहली बार ये बात सामने आई, इसलिए हमने लिखा वोट चोरी का पहली बार लिखित में सबूत राजीव कुमार के आयोग ने लिखित में दिया। दोस्तों अब सोचिए हरियाणा विधानसभा में क्या हुआ, जहां पर मतदान के बाद मतगणना तक मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर के हर कोई ये चिल्लाता रहा, यहां तक कि मतगणना के 10 बजे तक, 10:15 बजे तक मतगणना होते होते सारी जगहों पर, सारी मीडिया में आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी को वहां कर 55, 60, 50 सीटें मिलती हुई दिखाई देती रही। और बाद में अचानक बाद में मशीनों में जो बदलाव दिखे, उसमें अचानक बीजेपी बम्पर तरीके से आगे बढ़ जाती है और कांग्रेस धराशायी हो जाती है। और कहा गया कि उन मशीनों में जिसमें 90% बैटरी थी साहब, जिनमें 70% के आसपास बैटरी थी, उसमें तो कांग्रेस या विपक्षी नेताओं को जीत मिली। अब इसे कांग्रेस की कमजोरी कहें या कांग्रेस का ढीलापन के साथ इस मामले को लेकर के उस स्तर पर उस वक्त नहीं उठाया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उस स्तर पर तैयारी नहीं की थी, और महाराष्ट्र में तो गजब खेला हुआ। अचानक इतने लाख वोटर बढ़ाए गए या बढ़े, जिनका हिसाब किताब विपक्षी पार्टियों को नहीं मिल पाया। चुनाव आयोग तो कह देता है कि साहब जाकर के देख लीजिए, मगर आरटीआई के जरिए जिन 76 लाख वोटरों के उस आंकड़े को मांगा गया, उसको चुनाव आयोग देने में नाकाम रहा और लिखित में दे दिया, साहब हमारे पास में आंकड़े नहीं है। ये क्या धूल झेंकने जैसा नहीं है? क्या आंखें खोलने जैसा नहीं है? और ऐसी स्थिति में इस पूरे मामले को लेकर के आगे होना क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, चुनाव आयोग में मामला जाता है, सीधे सीधे कह दिया जाता है साहब हार के बाद में आप लोग आते हैं, जीतने के बाद तो आप लोग आते नहीं, और इसमें कोई दम नहीं। क्या इतना आसान है इस पूरे खेल को एक लाइन में पहली नजर में खारिज कर देना? तो फिर चुनाव आयोग फंसा क्यों? राजीव कुमार को ये लिखित में क्यों देना पड़ा उनके आयोग की तरफ से कि साहब इसका डेटा नहीं? अब ऐसी स्थिति में मैं आपको एक अलग से वीडियो करके दिखाऊंगा कि राहुल गांधी के आरोप क्या थे, कांग्रेस पार्टी के आरोप क्या थे, केजरीवाल के आरोप क्या थे, और उन आरोपों को अब इस वक्त सही क्यों माना जा रहा है। चुनाव आयोग के ऊपर किस तरीके से इस वक्त जो उंगलियां उठ रही थी वो सही साबित होती हुई दिख रही हैं। शायद इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कोई बड़ा एक्शन हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इससे हैरान और परेशान है। हरियाणा का मामला आपने देखा, जब इन्हीं संजीव खन्ना ने रीचेकिंग के लिए, रीवेरिफिकेशन के लिए डेटा की बात कही, और चुनाव आयोग ने जब उस पर कराया, हरियाणा में एक प्रत्याशी ने बाकायदा उसकी फीस भरी 4.25 लाख रुपए, और ये हुआ कि डेटा रीवेरिफिकेशन होगा, रीचेक होगा, मगर डेटा तो वहां पर इरेज कर दिया गया जब मशीन खोली गई, और कहा गया साहब डेटा तो इरेज है, मॉक पोलिंग करा लीजिए, देख लीजिए कि सिंबल को कितना वोट जाता है, सही गया नहीं गया। तो साहब ये स्थिति है क्योंकि उसमें चुनाव आयोग की तरफ से उस एसओपी को ही बदल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से इसको कर दिया साहब। तो ऐसी स्थिति में देखना आगे होगा कि आगे आने वाले दिनों में किस तौर पर यह पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में तूल पकड़ता है, सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला क्या होता है। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग और मीडिया दो ही संस्थाएं हैं जो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। मौजूदा वक्त में मीडिया का रोल आप देख रहे हैं, मौजूदा वक्त में चुनाव आयोग का रोल आप देख रहे हैं, और ऐसी स्थिति में आप क्या चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। और आप लाखों दर्शक से हमारी अपील जो हमें देखते सराहते हैं कि आप इन वीडियोस को दूसरों को अवेयर करने के लिए इसे आगे भी बढ़ाएं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप तक निष्पक्ष, निडर, बेबाक पत्रकारिता की हर खबर पहुंचे सबसे पहले। बहुत शुक्रिया।